क्या आप बनना चाहते हैं डॉक्टर और इंजीनियर? क्या आप तैयार हैं आने वाले जेईई और नीट एग्जामिनेशन के लिए? अगर नहीं तो हम कर सकते हैं आपकी मदद। हमारा न्यूली डिज़ाइन ऑनलाइन कोर्स आपको इन एग्जामिनेशन में एक परफेक्ट स्कोर दिलवाने में, रैंक दिलवाने में आपकी मदद कर सकता है। विजिट कीजिए डेमो लेक्चर्स के लिए www.chemistryvideolecture.com पर। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, लेकिन आपको पहले मैं याद दिला दूं कि मोलैरिटी के टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। अच्छा बच्चों, एक बार और कि सीबीएसई के सिलेबस में इस बार फिर कुछ चेंज हुए हैं। आपके क्लास 11th के सिलेबस में से ग्रुप 15 को हटा दिया गया है। क्लास 12th के अंदर सॉलिड स्टेट को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और ग्रुप 15 को क्लास 12th के अंदर भेज दिया गया है। तो जो चेंजेस हैं उन चेंजेस का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है कि ये सभी चेंजेस हर एक को पता हों, तो इसीलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा, गौर करिएगा। चलिए, हमने लास्ट कंसेप्ट मोलैरिटी का लिया था। अब देखो, जो मैं स्टेप वाइज मैनर बताता हूँ उस बात को समझना। मैंने आपको इन फार्मूलों को डेवलप करना सिखाया था। मैंने आपसे ये कहा था कि कोई भी डेफिनेशन हो आप उसकी यूनिट से याद रखें, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, इसे मोलैरिटी कहा गया था। और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे किया गया था? कैपिटल M से। तो नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम को लीटर में ना लिख के अगर मिलीलीटर या सीसी में लिखते हैं, तो यहाँ अगर मैं वॉल्यूम सीसी में लिखता हूँ तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये आगे। और नंबर ऑफ मोल की 2 फार्मूले अगर याद हों, इन टर्म्स ऑफ वेट एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये पढ़ा था ना, याद है ना आपको? हाँ, तो नंबर ऑफ मोल पहले वेट वाली वैल्यू पुट कर दें, नंबर ऑफ मोल की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये सेकेंड फार्मूला जो आपको यूज़ करना होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर, ये हमारा थर्ड फार्मूला। और मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इज इक्वल अपॉन मॉलिक्यूलर मास। स्ट्रेंथ और मास परसेंटेज में रिलेशन था, मास परसेंटेज इंटू डी इंटू 10, और स्ट्रेंथ और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में रिलेशन था। तो हमें ये सभी फार्मूले याद रखने होंगे। मोलैरिटी के क्वेश्चन हम चाहें तो सिर्फ एक ही फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैरायटी के लिए, और जब नई नई चीज़ें आती हैं, आप 11th में हैं, आप बाहर भी पढ़ने जाएंगे, वहाँ भी नई नई चीज़ें सामने आएंगी, तो ऐसी चीज़ों में आपको कुछ अटपटा सा महसूस नहीं होगा, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन, सभी चीज़ें आप यहाँ पर जान रहे हैं, गौर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, और हमारा अगला कंसेप्ट है, इसे नॉर्मेलिटी के नाम से पहचाना जाता है। नॉर्मेलिटी इसको कहा जाता है, नॉर्मेलिटी। पहला मोलैरिटी, अब नॉर्मेलिटी। सिंबल है कैपिटल N, कैपिटल N, और हम यूनिट लिखते हैं इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। मोलैरिटी की क्या थी? मोल पर लीटर। स्ट्रेंथ की क्या थी? ग्राम पर लीटर। और ये क्या है? इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लास 10th के बाद 11th में आई थिंक इक्विवेलेंट कई बच्चों के लिए नया शब्द होता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। सो वी कैन से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कह सकते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर, और 1000 cc ऑफ सॉल्यूशन, इसे नॉर्मेलिटी कहा जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, ये बनी नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी का अगर मैं फॉर्मूला बनाने पे आऊँ इसके यूनिट से, जैसा कि मैंने मोलैरिटी में सिखाया था, इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये बनेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल, और यहाँ क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये नई टर्म है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर था? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन
इक्विवेलेंट मास, इस तरह से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो मैं पहले वॉल्यूम इन लीटर की जगह वॉल्यूम इन सीसी लिखता हूँ, तो मेरा फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी, और लीटर में बदलने के लिए इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर दिया। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो फार्मूला बना वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। हमें यही एक फार्मूला यहाँ इस्तेमाल करना होगा। एक और फार्मूला मैं बताऊंगा, लेकिन टेक्निकली लीगली एक यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ये फार्मूला। तो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट यहाँ से बताओ हुआ कि नहीं, यूनिट बोलो इक्विवेलेंट पर लीटर, डेफिनेशन भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, और किस तरह से फार्मूले को बनाया। अब ये आदत आपको खुद डालनी होगी। अब जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ उसी की नकल करो कॉपी में, जैसे मैंने फार्मूला बताया उसी तरह से फार्मूला लिखो। एक बार अगर खुद से बनाना सीख जाओगे तो आपको गलती नहीं होगी, और फिर ये चीज़ें बहुत बहुत आसान लगेंगी, आपको ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात ये है, ठीक है मैंने ये सारी चीज़ें बता दी आपको, लेकिन उसके साथ साथ एक टर्म भी दे दी आपको, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास अगर यही नहीं आता आपको तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, चलिए बताता हूँ। आखिर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, किस तरह से आपको इसको फाइंड आउट करना है, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत आराम से सीखिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इक्विवेलेंट मास। इसमें स्टूडेंट्स बहुत उलझते हैं, ध्यान रखो। देखो इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेना, आपके लिए डेफिनेशन इतनी मायने नहीं रखती जितना इसको फाइंड आउट करने का प्रोसेस मायने रखता है। डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है कंप्लीटली, किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। The amount of substance which reacts with 1 gram of hydrogen और 8 gram of oxygen और 35.5 gram of chlorine, इसे इक्विवेलेंट मास कहा जाता है। ये डेफिनेशन है। बेशक से वीडियो को रिवाइंड करके इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा, पता होनी चाहिए आपको। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर इक्विवेलेंट मास को किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, कैसे इसको बताया जाएगा। तो आइए अब इस बात को हम सीखते हैं कि आखिर इसको किस तरह से बताएं। तो इसको बताने का सिंपल सा फार्मूला हमारे पास ये होता है। फार्मूला ये है मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास, एटम ले रहे हैं तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर एटम है तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा। लेकिन अगर आयन है, आयन, देखो मैं इस बात को यहाँ लिखता हूँ, फॉर एटम, अगर आपको एटम दिया गया है तो फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अगर एटम है, एटम पहचानते हैं ना, जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, जहाँ अनकम्बाइंड स्टेट में एलिमेंट होता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल दिया है, अब एटम का तो एटॉमिक मास होता है, लेकिन मॉलिक्यूल का कौन सा मास होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इस तरह से मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जब एटम कंबाइंड स्टेट में हो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब आयन्स दिए जाते हैं। अब देखो आयन, जैसे CO3-2, अब ये आयन है, एटम और मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, आयन चार्ज्ड होता है। अब ये आयन है, क्या आप इसके लिए एटॉमिक मास शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, एटॉमिक मास तो एटम के लिए, एटम तो न्यूट्रल। क्या इसके लिए मॉलिक्यूलर मास टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल। तो ऐसे केस में याद रखिएगा, आयन के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास यानी
इस आयन के फॉर्मूले के हिसाब से जो मास निकालते हैं। एक्चुअल में ये इनके एटॉमिक मासेस का सम ही है, लेकिन टू डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला मास टर्म बता दी है इसको याद रखना, क्योंकि मोलैरिटी में जब हम मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला मास ले लेंगे तो मोलैरिटी का नाम बदल के हो जाता है फॉर्मेलिटी। बताऊंगा आगे। यहाँ मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ मॉलिक्यूलर मास है वहाँ फार्मूला मास लिख देना, वो अपने आप बन जाएगा फॉर्मेलिटी। करके देखना, लिखना आसान रहेगा। तो ये शब्द क्लियर हो जाने चाहिए, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयंस एटसेट्रा। ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास समझ में आ जाता है। ये एन फैक्टर क्या चीज़ है, आखिर ये एन फैक्टर क्या चीज़ है, इस बात को समझने की अब ज़रूरत पड़ेगी। नाउ व्हाट इज़ द एन फैक्टर? एन फैक्टर का मतलब कई तरह से होता है। इसका मतलब बेसिसिटी, इसका मतलब एसिडिटी, एसिडिटी कह लो, बेसिसिटी कह लो। इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका मतलब चार्ज। एन फैक्टर को कई तरह से अलग अलग केस में कहा जाता है, समझा जाता है। एक्चुअल में एन फैक्टर को हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से आसानी से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्म इस्तेमाल हो रही हैं बेसिसिटी, एसिडिटी एटसेट्रा। देखो ये चीज़ें बहुत गौर से समझने की हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में इस्तेमाल तो ये हमेशा ही होंगी, लेकिन समझाई दोबारा नहीं जाएंगी। तो एक ही बार में गौर से समझना। मैं इस पूरे कंसेप्ट को यहाँ पर ले रहा हूँ, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इन पे क्वेश्चन आते जाएंगे। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेसिसिटी को, आखिर बेसिसिटी क्या होती है। कोशिश करना कि शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनते रहें। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हाथ थमना नहीं चाहिए, वो साथ साथ हाथ चलना चाहिए। गौर कीजिएगा, कितने ही ड्रॉप आउट बच्चे इन चीज़ों में भी परेशान रहते हैं, अब आप परेशान नहीं रहेंगे। बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन प्रेजेंट इन अ एसिड। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप इसको पूरी तरह से लिखना। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, यानी बेसिसिटी एसिड की होती है। किसी भी एसिड में से कितने H आयन बाहर निकल सकते हैं, वो उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी किसकी? एसिड की। ध्यान रखना। जैसे गौर करो, ये HCl है। HCl को जब हम पानी में डालते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो बताइए कितने H आयन मिले? 1, बेसिसिटी 1। अगर मैं आपसे कहता हूँ H2SO4 है, तो ये देता है ट्वाइस HO4, SO4 -2, कितने H आयन मिले? 2, तो बेसिसिटी 2। अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन आपको ऐसे देता हूँ, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, और पूछता हूँ बताओ इस केस पे क्या बेसिसिटी होगी। अब आप समझ लो, रिएक्शन में कितने H आयन दिखाए गए हैं जिनका लॉस हुआ? 1। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन नहीं दी गई तो बेसिसिटी हमेशा 2 ही लेनी है, वो 1 नहीं लेनी। लेकिन अगर रिएक्शन ऐसे दे दी गई जो कि आपको कॉम्पिटिटिव में दी जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही अगर आपके पास HNO3 है, तो HNO3 की बेसिसिटी भी कितनी होती है? 1। इस तरह से आप इस बेसिसिटी के बारे में यहाँ पर जान सकते हो। एक और बात समझिएगा, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, तो जितने COH ग्रुप होते हैं उतने ही H आयन मिलते हैं। अगर एक COH ग्रुप है तो एक H आयन मिलेगा, तो बेसिसिटी कितनी होगी? 1। और अगर आपके पास 2 COH ग्रुप हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी बेसिसिटी भी 2। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने COH ग्रुप होते हैं उतनी ही इसकी बेसिसिटी होती है। इस बात को समझ लेना अच्छे से। ये कुछ सब्सटेंसेस आपको याद रहने चाहिए, HCl, H2SO4 वगैरह याद रहने चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जाते हैं। और
इसलिए जाते हैं ताकि इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आ सकें वो आपको बताएं। अच्छा आप देखो, एक टर्म आती है ऑक्सो एसिड, जिसका मतलब ये होता है, मैं जो बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुनना, ऑक्सो एसिड जिसका मतलब ये होता है ऐसे एसिड जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट हो, जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट हो। जैसे देखना, ये है आपके पास एक ऑक्सो एसिड जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, क्या है ये H3PO4। ऐसे ही आपके पास एक और ऑक्सो एसिड देखो, ये रहा, क्या फार्मूला है H3PO3। इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड दोनों के नाम। तो अगर आपको कोई ऑक्सो एसिड दिया गया है जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो बेसिसिटी उन हाइड्रोजन के बराबर होती है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। बेसिसिटी उन हाइड्रोजन के नंबर के बराबर होती है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं। यहाँ ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तो इसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी। यहाँ ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं सिर्फ दो ही हाइड्रोजन, तो बेसिसिटी 2 हो जाएगी। बेसिसिटी 3 एंड बेसिसिटी 2, ये दोनों में फ़र्क आएगा। अब ये क्वेश्चन क्लास 11th में भी आता है, क्लास 12th में भी। और क्वेश्चन देखो क्या आता है, लिखो क्वेश्चन, H3PO4 and H3PO3 possess similar number of hydrogen but different basicity. Why? H3PO4 and H3PO3 possess similar number of hydrogen but different basicity. Why? So the answer is very simple. Because they possess different number of hydrogen attached to the oxygen, that is why their basicity is different. They possess different number of hydrogen attached to the oxygen. In the same manner, just check the structure of H2SO4. Now let this is the H2SO4. This is sulfuric acid. Formula is H2SO4, and this is H2SO3 called as sulfurous acid. This is H2SO3 called as sulfurous acid. Now both possess identical number of hydrogen. Both possess identical number of hydrogen. Now what about their basicity? What about their basicity? Now just tell me how many hydrogens are attached with the oxygen. Now you can see there are 2 hydrogen attached to the oxygen, so we can say the basicity is 2. Again in that case you can also see there are again 2 hydrogen attached to the oxygen, and hence basicity will be the 2. So we can say in case of H2SO4 and H2SO3, identical number of hydrogens are attached to the oxygen, hence their basicity is identical. But in case of H3PO4 and H3PO3, the different number of hydrogen are attached to the oxygen, and hence basicity is different. So this is the important question for your examination point of view, both in board examination, school examination as well as competitive examination. This is the important topic for all of you. ऐसे ही एक और केस देख के समझिएगा, हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COH एसिटिक एसिड। अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए क्या होगी इसकी बेसिसिटी। एसिटिक एसिड में टोटल हाइड्रोजन 4 हैं, इट पोजेस टोटल 4 हाइड्रोजन, बट हाउ मेनी हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन? जस्ट चेक इट, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन? ओनली 1 हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द ऑक्सीजन, hence basicity is 1. In case of acetaldehyde, again 4 hydrogens are present but none of them is attached to oxygen. यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हैं लेकिन एक भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी बेसिसिटी क्या है, 0। कोई भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है, बेसिसिटी 0। आपके होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ H3BO3। अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन और चैट सेक्शन में आप मुझसे इसका जवाब पूछ सकते हैं। बोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। अच्छा कितनी होती है वो मैं बता देता हूँ तो कि ताकि आपको थोड़ा आसानी मिल जाए, क्योंकि आप अगर कहीं भी पढ़ेंगे, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो इस वक्त बच्चे वीडियो क्लास ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल हैं सारे के सारे सोनीपत से ही हों, बाहर से बच्चे भी हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, केरला से, बेंगलोर से भी हैं, तो वो जहाँ भी पढ़ेंगे ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा कि इसकी बेसिसिटी 1 है, क्यों है, यू नीड टू एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई इट पोजेस द बेसिसिटी ऑफ 1
अच्छा रहेगा। चलिए, ये तो हमने यहाँ पर सीख लिया, सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गए। इसके बाद कुछ बचा नहीं है, ये मत सोचिएगा कि इसके बाद हमें कुछ बचा होगा या कुछ मैंने छुपा लिया होगा, नहीं। जो भी बेसिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। अब अगली चीज़ समझो, बेसिसिटी तो होगी, अगली चीज़ क्या है आप, एसिडिटी। नाउ लेट्स सी एसिडिटी। नाउ व्हाट यू कैन से, व्हाट इज एसिडिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिसिटी होती है एसिड की, बेसिसिटी होती है एसिड की, तो एसिडिटी किसकी होगी, बेस की। एसिडिटी किसकी होगी, बेस की। और हम इसे क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। डेफिनेशन अपने आप लिखना, मैं बता देता हूँ, वीडियो पॉज कर लेना, चाहें आपको डेफिनेशन से याद होनी चाहिए। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, इसे एसिडिटी कहा जाता है। जैसे अगर आपके पास NaOH है, NaOH टूटता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो आपको एक OH आयन दे रहा है। ऐसे ही आपके पास NH4OH है, ये टूटता है NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, आपको एक OH आयन दे रहा है, तो एसिडिटी दोनों की 1 होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सपोज ये आपको 2 OH आयन देता है, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे ही कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, देखने में तो यहाँ OH है, लेकिन अभी मैंने इसकी रिएक्शन बताई थी कि जब ये टूटता है एक भी OH आयन नहीं देता। OH दिखता ज़रूर है लेकिन मिलता नहीं है, और अगर OH नहीं मिलता तो एसिडिटी नहीं होगी। तो एसिडिटी और बेसिसिटी के इस कंसेप्ट को यहाँ पर आप जान लेना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन कहे या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन कहे। अभी ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताया नहीं गया है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। चार्ज क्या होता है, अब देखो हम इसको कुछ सॉल्व करते हैं। सपोज आपसे कहा गया भाई फाइंड आउट, आपसे कहा गया फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास, फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास ऑफ A H2SO4 B NaOH C CO3 -2। आपको इनका इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास का फार्मूला आप अच्छे से समझते हैं, ये फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, अपॉन n फैक्टर, ये बताया था ना, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। अब सल्फ्यूरिक एसिड अगर एसिड है तो n फैक्टर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बेसिसिटी। आप n फैक्टर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन मैं और स्पेसिफाइड हो रहा हूँ बेसिसिटी। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 98 और अभी मैंने बताया था इसकी बेसिसिटी 2, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, 49। कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, विदाउट यूनिट इसमें आगे बढ़ेंगे। NaOH एक बेस होता है, तो इस केस में इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी, क्योंकि n फैक्टर की जगह यहाँ मैंने एसिडिटी लिख दिया क्योंकि ये बेस होता है। और NaOH के केस में भी मैंने बताया था एसिडिटी कितनी होती है, 1, तो कितना आ गया, 40। इन द सेम मैनर ये आयन है, ना एसिड ना बेस, आयन। तो आयन के लिए मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर मास शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, फॉर्मूला मास शब्द इस्तेमाल होगा। और क्योंकि आयन है डिवाइडेड बाय चार्ज एक्सक्लूडिंग द साइन, डिवाइड बाय चार्ज एक्सक्लूडिंग द साइन। अब फार्मूला मास कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सो वी कैन से 16 + 16 + 16, इस तरह से आप समझ पाएंगे 48 ये हो गया। 48 + 12, 48 + 12 60 डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज कितना है 2, चार्ज में साइन नहीं लगाना, तो ये कितना हो गया 30, और दिस इज 30। इस तरह से अब आपको इक्विवेलेंट मास निकालना जाना चाहिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी कॉपी में ही लिख के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जो यहाँ इक्विवेलेंट मास निकालना मैंने आपको सिखाया है, ये आप अपनी कॉपी पे ही रखें, आपको इक्विवेलेंट मास आना चाहिए। अगर नॉर्मेलिटी के टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो ये हमें अच्छे से फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी।
तो उसमें आपने भूलना नहीं है। तो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट हमारा हो गया इक्विवेलेंट पर लीटर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट द वेट ऑफ सॉलिड अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालना मैंने अभी आपको सिखा ही दिया किस तरह से। एक शॉर्टकट फार्मूला और बताता हूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अगर आपको मोलैरिटी निकाल ली आपने तो आप उससे नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, एन फैक्टर कह सकते हो, या एन फैक्टर की जगह एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी ये भी आप यहां पर कह सकते हो। तो अगर आप मोलैरिटी निकाल चुके हो तो नॉर्मेलिटी निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसानी से नॉर्मेलिटी को निकाला जा सकता है। जैसे मैंने मोलैरिटी के केस में सिखाया था उसी तरह से यहाँ अगर किसी की नॉर्मेलिटी 1 है तो उसे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन कहा जाता है। किसी की नॉर्मेलिटी अगर 1/2 है तो उसे सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर 1/5 पेंटी नॉर्मल, 1/10 डेसी नॉर्मल, 1/100 सेंटी नॉर्मल, 1/1000 मिली नॉर्मल, 10 नॉर्मल डेका नॉर्मल, 100 हेक्टो नॉर्मल। तो इस तरह से ये बेसिक टर्म्स आपको याद रखना ज़रूरी होगा, ये आपको अच्छे से पता हो। तो देखिए 3 कंसेप्ट हमारे हो चुके हैं, भूलिएगा नहीं। पहला मैंने आपको स्ट्रेंथ बताया, और स्ट्रेंथ में मैंने आपको क्या बताया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। मोलैरिटी में मैंने आपको बताया वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। नॉर्मेलिटी में मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास लिख दो, या नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। तो ये फॉर्मूले अपने पास लिख के रखिएगा। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल को और अच्छे से सॉल्व करने के लिए मैंने जो इसका मास परसेंटेज के साथ रिलेशन बताया है, और वैसे भी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के साथ रिलेशन बताया है, उस रिलेशन को भी याद रखिएगा। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ये भी हमारे फार्मूले हैं जो आप बच्चों को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेजर फार्मूले हैं, क्लासिकल फार्मूले, जो आप अब पढ़ेंगे, लेकिन आगे इंजीनियरिंग में, ग्रेजुएशन में हर जगह इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, हर जगह इनके बारे में जानना होता है। मोलैरिटी में मैंने मास परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये भी आपको बताया था। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये भी आपको सिखाया था। ध्यान से देख लो, ये फार्मूले आपको याद करने हैं। केमिस्ट्री में सबसे बेटर रहे एक बड़ा पेज बना के रखो, और जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 टर्म के फार्मूले बता दिए, इनको इकट्ठा लिख लो। ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। स्केयर बनाया, स्ट्रेंथ के फार्मूले, मोलैरिटी के फार्मूले, नॉर्मेलिटी के, क्योंकि जब कभी भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपके सामने फार्मूले होंगे तो आप बहुत आसानी से जवाब बता सकते हैं। आइए 1-2 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ा जाएगा। नाउ लेट्स सी। सपोज पहला क्वेश्चन दिया गया, 4 ग्राम NaOH present in 5 liter solution, 5 liter solution, find out strength and molarity, strength and molarity। 4 ग्राम NaOH 5 लीटर सॉल्यूशन में, पहले हमें लिख लेना चाहिए NaOH वेट ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, 5 लीटर वॉल्यूम। अब मैंने कहा कि इस पूरे चैप्टर में जब भी वॉल्यूम लेंगे मिलीलीटर यानी सीसी के अंदर, 5 लीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5000 सीसी। स्ट्रेंथ बताना है तो स्ट्रेंथ का फार्मूला देखो, वेट गिवन है, सीधा फार्मूला यूज करो।
तो अगर आप स्ट्रेंथ निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट 4, वॉल्यूम 5000 इंटू 1000, इस तरह से ये आपके पास, और इनको आपने सॉल्व किया और ये 0.8 ग्राम पर लीटर। यूनिट साथ में लिखने की आदत डालनी है, यूनिट के बिना बात नहीं बननी। तो मोलैरिटी क्या होगी, वेट गिवन है तो वेट वाला फार्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5000 ऊपर 1000, ये हुआ। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज 4/40 और 5। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनता है, आपके पास 0.02 मोलर यूनिट के साथ लिखना है। यूनिट ज़रूर होनी चाहिए, यूनिट में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आया फाइंड आउट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 490 मिलीग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड in 500 cc ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बतानी है, 500 cc सॉल्यूशन। तो आप पहले तो चीज़ को लिखो कि गिवन क्या है, 490 मिलीग्राम, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 490 मिलीग्राम। मिलीग्राम में तो वेट लेना ही नहीं है, ग्राम में लेना है। तो बेशक से 490 इंटू 10⁻³ या 0.490 आपके पर डिपेंड है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 500 cc। अब ये वॉल्यूम तो cc में चाहिए। पहले मोलैरिटी निकाल लो, वेट गिवन है, वेट वाला फार्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट 490 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिस इज 500 इंटू 1000। और जब इसको सॉल्व करेंगे देखो क्या बनता है, ये आपका 2 पे चला गया, ये चला गया, ये चला गया। सो दिस इज 10⁻² मोलर। ये हमारे पास बनता है 10⁻²। मोलैरिटी आ गई। अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो नॉर्मेलिटी का पूरा फार्मूला इस्तेमाल करो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन cc, या नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी वाला फार्मूला यूज़ कर लो जो मैंने वहाँ बताया। सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है 2 और मोलैरिटी कितनी है 10⁻²। जवाब आ गया 2 इंटू 10⁻² नॉर्मल, ये जवाब आ गया। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा, मैंने आपको यहाँ इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और एक चीज़ मैंने होमवर्क में दी है, वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 लीटर। और मैंने बताया था कि वहाँ पर जहाँ जहाँ मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी जगह फार्मूला मास लिख दीजिए, और कोई इसका रोल नहीं है, कहीं कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं, बस एक टर्म आपको पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसे कहते हैं फॉर्मेलिटी। तो इस तरह से ये कंसंट्रेशन टर्म का एक बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर और जानेंगे कुछ और नई चीज़ें, कुछ और नई बातें, और इस तरह से सिलेबस धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ता रहेगा।